संबंध एवं फलन चैप्टर 1 इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन का यहाँ डेफिनेशन दिया गया है। एक फलन है f x से y के बीच में, वो इन्वर्टिबल कहलाता है अगर एक फलन g y से x की ओर, f किस में था आपका x से y की ओर, तो g जो है y से x में एक फलन ऐसा हो, उसका अस्तित्व इस प्रकार से हो कि g o f इजिकल टू i x हो, मतलब सेट x पर तत्समक फलन हो। यहाँ पर सेट x के जैसे ही हम एलिमेंट रखते हैं तो हमको सेट x का वही एलिमेंट मिलेगा। वैसे ही एफ ओ जी जो है y सेट पर जो है आपका तत्समक फलन हो। ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी। फलन g को तब हम कहेंगे कि वो f का प्रतिलोम है और f जो है आपका इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स का अस्तित्व है और इस इन्वर्स को हम f इन्वर्स के द्वारा प्रकट करेंगे। और एक चीज़ और है कि कोई भी फलन जो है आपका 1 होता है और ऑन टू होता है, तभी वो फंक्शन जो है इन्वर्टिबल होता है। ठीक है, तो जब तक अगर 1 ऑन टू मैपिंग नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि उसका इन्वर्स जो है, उसके इन्वर्स का अस्तित्व है। जैसे कि एक फंक्शन मैं लेती हूँ जहाँ पर वो 1 और ऑन टू नहीं है वो फंक्शन, उसके डोमेन में जो है एलिमेंट है 1 2 3 4 a b c d। 1 का जो रिलेशन है वो a से है, फंक्शन है आपके पास x से y के बीच में, और 2 का जो संबंध है वो 2 का इमेज जो है b है, f इमेज जो बोलेंगे, और 3 के और 4 का एक ही इमेज है आपका c। तो अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँगी तो ये फंक्शन है। यहाँ पर 1 का रिलेशन जो है आपका a से है, 2 का b से है, 3 का और 4 का जो है c से है। तो और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आपका छूट नहीं रहा है, डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, और डोमेन के हर अवयव का कोई ना कोई अद्वितीय प्रतिबिंब है यहाँ पर। तो f जो है आपका, ये आपका फंक्शन हो गया। अब जब मैं इसके उल्टे की बात करती हूँ, मैं y से x के बीच में संबंध लेती हूँ। यहाँ पर a b c d 1 2 3 4, तो a का रिलेशन किससे था? 1 से था, b का 2 से था, और यहाँ पर c का जो रिलेशन है 3 और 4 से है। तो यहाँ पर जैसे ही, तो ये जो एलिमेंट आपको मिल रहा है, a का रिलेशन 1 से है, b का रिलेशन 2 से, और c का रिलेशन जो है 3 और 4 से है। तो ये संबंध हुआ, लेकिन ये एक फंक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि f के लिए कोई भी उसके इन्वर्स का यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको फंक्शन मानती हूँ तो ये जो डोमेन में एक अवयव छूट जा रहा है और c की 2 इमेज हो जा रही है। तो f के लिए उसके इन्वर्स का अस्तित्व तब होगा जब f जो है आपका 1 और ऑन टू होगा। ये जो मैपिंग है, f जो मैपिंग यहाँ पर दी गई है, वो यहाँ पर 1 और ऑन टू नहीं है। तो ये f के लिए इन्वर्स का अस्तित्व भी नहीं है और इन्वर्टिबल f हमारा इन्वर्टिबल नहीं है। अगर वो 1 रहता आपका, जैसे 1 2 और 3, इस तरीके से अगर कोई फंक्शन रहता हमारे पास x से y के बीच में, वो फंक्शन अगर 1 और ऑन टू होता, तब हम ये बोल सकते थे। उसके विपरीत हम ले लेते हैं यहाँ पर y से x के बीच में, तो a b c 1 2 3, तो ये जो रिलेशन हमारा बनता, तो ये आपका जो इस फंक्शन का इन्वर्स हो जाता, क्योंकि ये फंक्शन कहलाता ही, यहाँ पर कोई भी अवयव छूट नहीं रहा, हर अवयव के जो है एक एक इमेज है, फंक्शन हो रहा है। तो जब f जो होता है 1 रहता है और ऑन टू रहता है, तो उसका इन्वर्स का भी अस्तित्व होता है और हम उसको f इन्वर्स से दर्शाते हैं कोई भी। और उसके बाद डेफिनेशन आपके पास दी गई है, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। इन्वर्स फंक्शन को और समझने के लिए उदाहरण 23 है हमारे पास। मान लीजिए कि f जो है n सेट n से y सेट की ओर एक फंक्शन है। n क्या है? आपका नेचुरल नंबर का सेट है। इस तरीके से परिभाषित है कि f(x) इजिकल टू 4x + 3 द्वारा परिभाषित है, जहाँ y इजिकल टू y जो आपका सेट है उसमें ऐसे नेचुरल नंबर हैं
कि y इज इक्वल टू 4x+3 है किसी x बिलोंग्स टू n के लिए। सिद्ध करना है कि f कर्मणीय है और प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। हमको बताना है कि इन्वर्टिबल है, f जो है उसका इन्वर्स का अस्तित्व है हमको बताना है, और उस इन्वर्स फंक्शन को भी हमको बताना है कि वो आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि f जो है हमारा n से y की ओर है, तो हमको एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा y से n की ओर, और फिर बताना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है g जो फंक्शन है वो f का इन्वर्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 4x+3 इज इक्वल टू वाई, मतलब n से y के बीच में एक फंक्शन है आपका f, जहाँ पर x का इमेज जो है आपका क्या है y के रूप में दिया है 4x+3 एफ एक्स का फंक्शन है, और x के लिए इमेज हो गई आपकी y, तो y की इमेज क्या होगी x, और इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर उल्टा कर देंगे इसको, y इज इक्वल टू 4x+3 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y-3/4, तो x बराबर क्या हो जाएगा y-3/4। इसका विपरीत हो सकता है आपका यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक ऐसा लिख सकते हैं gy इज इक्वल टू y-3/4, मतलब इसको हम y के फंक्शन के रूप में लिख ले रहे हैं y-3/4, और अब इसी g को हम बताएंगे कि ये जो है f का इन्वर्स है। तो सबसे पहले हमको एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा उल्टा y से n की ओर, और फिर बताना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है यही f का इन्वर्स है। तो इन्वर्स बताने के लिए सबसे पहले तो हमने डिफाइन कर लिया कि एक g है फंक्शन y से n की ओर इस प्रकार से कि gy इज इक्वल टू y-3/4, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर सबसे पहले ये होने के बाद हमको ये बताना पड़ेगा, दो चीज़ें हमको बतानी पड़ेंगी कि ये जो गॉफ है और फॉग क्या है। तो फॉग के लिए हमको यहाँ पर देखेंगे कि फॉग में कौन से एलिमेंट रखूँगी मैं यहाँ पर, या पहले गॉफ देख लेते हैं। गॉफ में मैं यहाँ पर जो f के डोमेन, f का डोमेन क्या n के अवयव रखती हूँ, n का कोई भी एलिमेंट रखती हूँ x, तो मुझे अगर वही x मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो गॉफ फंक्शन है वो आपका सेट n के लिए तत्समक फलन अगर बन जाता है। उसी तरीके से फॉग में हम देखेंगे कि g के डोमेन रखूँगी मैं, g का डोमेन क्या है आपका y के एलिमेंट अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ तो मुझे वापस y ही मिल जाता है। फॉग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मैं अगर चर के स्थान पर y रखती हूँ, सेट y का कोई भी एलिमेंट रखती हूँ, तो वही एलिमेंट अगर मुझे मिलता है तब मैं बोलूँगी कि जो फॉग है वो आपका y है, y सेट पर तत्समक फलन है, y के एलिमेंट रखने पर वही मिल रहा है। तो अगर गॉफ in मिल जाता है और फॉग iy मिल जाता है तब मैं बोल सकती हूँ कि g ही आपका f इन्वर्स है, g जो है f का इन्वर्स है, तब मैं कह सकती हूँ। तो ये सबसे पहले तो देखूँगी कि क्या मैं प्रूव कर पा रही हूँ। g o f x का मतलब है g ऑफ f x, g ऑफ f x मतलब जहाँ पर g फंक्शन है आपका, g फंक्शन आपका क्या दिया गया है यहाँ पर gy इज इक्वल टू y-3/4, तो जहाँ आपके पास y दिया है वहाँ पर मैं क्या रख दूँगी f(x) -3/4। अब f(x) आपके पास क्या दिया है, यहाँ पर मैं f(x) की ओर जाती हूँ, f(x) यहाँ पर क्या दिया है 4x+3 -3/4, 3 कट गया, 4x में 4 कट गया, तो क्या बच गया आपका x। तो जैसे ही मैं गॉफ में x रखती हूँ तो मुझे वापस x ही मिल जा रहा है। x क्या है आपका n का, सेट n का कोई भी एक अवयव है, कोई भी नेचुरल नंबर है, और उसके बाद वो वही अवयव दे रहा है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि गॉफ जो है वो आपका नेचुरल नंबर के सेट पर तत्समक फलन हो गया। उसी तरीके से मैं फॉग को देखती हूँ, फॉग में मैं y के एलिमेंट रखूँगी, g का डोमेन रखूँगी, तो g का डोमेन क्या है यहाँ पर आपको पास दिया गया है y, तो y के एलिमेंट अगर मैं फॉग में रखती हूँ तो इस तरीके से ये हो गया आपका f ऑफ gy,
एफ ऑफ जी वाई मतलब मैं यहाँ पर एफ एक्स जो फंक्शन दिया है, एफ एक्स फंक्शन क्या है 4x+3, तो वहाँ पर x के स्थान पर मैं क्या रखूँगी जी वाई, 4 GY रखूँगी +3 4 GY आपको कितना दिया गया है, GY है आपका y-3/4, ये हमने डिफाइन किया था, y-3/4 +3, तो ये जो है आपका 4 और 4 कट गया, बचा y-3 + 3, तो ये बच गया y। तो जैसे ही मैं फॉग में y रखती हूँ, g के लिए जो डोमेन है उसके अवयव रखती हूँ, तो मुझे वही एलिमेंट मिल रहा है। तो ये जो फॉग हो गया, वो फॉग जो है वो y एलिमेंट पर तत्समक फलन है, एक फलन तो है ये, और ये y सेट पर तत्समक फलन है, y सेट पर तत्समक फलन है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट y। तो ये दो चीज़ें अगर मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दी हैं, गॉफ इजिकल टू आई एन और फॉग इजिकल टू आई वाई, तो इसका मतलब ये है कि ये जो जी फंक्शन है हमारा, वही जो है आपका एफ इन्वर्स है, और एफ एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, एफ के लिए इन्वर्स का अस्तित्व है।